अगर आपको लगता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार और स्नेह से टिके रहते हैं, तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि उन्हें बचाने के लिए धैर्य, क्षमा और सही वक्त पर लिया गया साहसिक निर्णय कितना जरूरी है। बड़े घर की बेटी सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव, अहंकार और रिश्तों की असली कसौटी की गहरी पड़ताल है। एक साधारण सा रसोई का विवाद कैसे पूरे घर की नींव हिला देता है, और फिर कैसे एक स्त्री अपने विवेक और दिलेरी से टूटते हुए रिश्तों को जोड़ती है, ये देखने के लिए आपको इस कहानी के हर मोड़ से गुजरना होगा। यहाँ आपको मिलेगा गांव के जमींदार परिवार का गौरव, भाइयों के बीच का अटूट बंधन और उस बंधन पर पड़ा एक अप्रत्याशित संकट। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपके सामने खुलते हैं अहंकार, तुनक मिजाजी और भीतर छिपा प्यार, तीनों के टकराव से उपजा नाटक। लेकिन असली जादू तब होता है जब बड़े घर की बेटी साबित कर देती है कि रिश्तों की मरम्मत तलवार से नहीं, बल्कि बड़े दिल से होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक मामूली सी घटना कैसे परिवार को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है, तो इस कहानी का अंत तक साथ छोड़ना असंभव है। यहाँ नायक नायिका नहीं, बल्कि हर चरित्र आपके दिल को छू जाएगा और अंत में आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर, क्या मैं भी ऐसी परिस्थिति में आनंदी जैसा कर पाता। गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार बेनी माधव सिंह कभी बहुत संपन्न थे, लेकिन अब उनका वैभव कुछ कम हो चुका था। गांव का पुराना तालाब और मंदिर जो उनके पूर्वजों ने बनवाए थे, अब जर्जर अवस्था में थे। बेनी माधव अपने सरल और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण गांव में सम्मानित थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ जो बीए पास और शांत संयमी स्वभाव का था, और छोटा बेटा लाल बहादुर जो बलिष्ठ, सीधा साधा लेकिन थोड़ा उग्र था। दोनों भाई अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते थे और पिता की प्रतिष्ठा बनाए रखते थे। श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हुआ था, जो एक ऊंचे कुल की बेटी थी। आनंदी के पिता ठाकुर भूप सिंह एक छोटे से रियासत के तालुकेदार थे, जिनके पास वृहद भवन, हाथी, शिकारी बाज, नौकर चाकर और अन्य विलासिता की वस्तुएं थीं। भूप सिंह के 7 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। आनंदी चौथी संतान थी और अपनी बहनों से अधिक गुणवान व विवेकशील मानी जाती थी, इसलिए माता पिता उसे विशेष स्नेह करते थे। आनंदी का बचपन ऐश्वर्य में बीता, लेकिन विवाह के बाद उसने परिस्थितियों के अंतर को सहजता से स्वीकार किया। उसने कभी भी अपने ससुराल के साधारण वातावरण की तुलना मायके की समृद्धि से नहीं की और न ही किसी प्रकार की शिकायत की। वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, विनम्र और घर के सभी सदस्यों के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने वाली थी। घर में बुजुर्गों का सम्मान करना, देवर और ननदों से स्नेह रखना और घरेलू कार्यों में निपुण होना उसके स्वभाव का हिस्सा था। बेनी माधव सिंह को आनंदी पर गर्व था कि इतने बड़े घर की बेटी होते हुए भी वो सादगी में रह रही थी और घर के रीति रिवाजों में ढल गई थी। श्रीकंठ भी उसकी समझदारी और मधुर व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। इस तरह विवाह के बाद शुरुआती दिन सुखद और शांतिपूर्ण थे और घर में आपसी सामंजस्य बना हुआ था। गर्मी की दोपहर का सुनसान समय था। खेतों से लौटते लाल बहादुर के हाथ में 2 चिड़ियां थीं, जिन्हें उसने शिकार करके पकड़ा था। कई दिनों से मांस न मिलने के कारण वो सोच रहा था कि आज अच्छा भोजन करेगा। घर पहुंचते ही वो सीधे रसोई में पहुंचा, जहां उनकी भाभी आनंदी सुबह के भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करने की तैयारी में थी। लाल बहादुर ने उत्साह से चिड़ियां दिखाईं और तुरंत मांस पकाने का आग्रह किया। आनंदी ने ये सोचकर तुरंत काम शुरू कर दिया कि देवर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे दोबारा चूल्हा जलाना और बर्तन धोना पड़े। घर में केवल पाव भर घी बचा था, लेकिन उसने स्वाद को प्राथमिकता देते हुए सारा घी मांस में डाल दिया। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि दाल के लिए घी नहीं बचेगा। उस समय उसकी पूरी सोच देवर को खुश करने में लगी थी। जल्द ही रसोई में मांस की खुशबू फैल गई। भोजन के समय लाल बहादुर ने पहले दाल चखी और नाराज होकर पूछा कि उसमें घी क्यों नहीं है। आनंदी ने सहजता से जवाब दिया कि सारा घी मांस में डाल दिया गया है। ये सुनते ही लाल बहादुर का चेहरा बिगड़ गया। उसने तंज कसते हुए कहा कि मायके में शायद घी की नदियां बहती होंगी। ये कटाक्ष आनंदी के दिल को चुभ गया। अपने मायके की आलोचना वो सहन नहीं पाती थी। उसने जवाब में कहा कि हाथी मरे भी तो 9 लाख के होते हैं, वहां इतना घी तो नौकर जाकर खा जाते हैं। लाल बहादुर तुनक मिजाज था और पलटवार सहन नहीं कर सकता था।
गुस्से में उसने थाली धकेल दी, जिससे खाना जमीन पर फैल गया, और कहा कि उसका मन करता है आनंदी की जीभ खींच ले। आनंदी भी अब शांत नहीं रही। उसने जवाब दिया कि अगर उसके मायके वाले यहाँ होते तो वे उसे सबक सिखा देते। ये सुनकर लाल बहादुर का क्रोध और भड़क गया। उसने पास पड़ी खड़ाऊं उठाई और आनंदी की ओर फेंक दी। सौभाग्य से सिर बच गया, लेकिन उसकी उंगली पर चोट लग गई। शारीरिक चोट से अधिक उसे अपमान का दर्द हुआ। वो चुपचाप कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि उसकी नेक नियत के बावजूद उसे ये व्यवहार क्यों मिला। उसने तय किया कि पति श्रीकंठ के लौटने पर वो पूरी घटना बताएगी, क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान और घर के अनुशासन दोनों का मामला था। रसोई में बिखरी दाल और मांस की हालत उस विवाद की गवाही दे रही थी, जो अब केवल देवर भाभी तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये घटना आने वाले समय में पूरे परिवार के संबंधों को हिला सकती थी, और एक साधारण सी रसोई की बात बड़े घर में तनाव का कारण बनने जा रही थी। ये घटना गुरुवार की थी। आनंदी के मन में लाल बहादुर के प्रति गहरी खिंडता और चोट का भाव बैठ गया था। उसने 2 दिन तक किसी से खास बात नहीं की, बस अंदर ही अंदर श्रीकंठ के आने का इंतजार करती रही ताकि सारी बात उन्हें बता सके। शनिवार की शाम को तय समय पर श्रीकंठ इलाहाबाद से गांव पहुंचे। उनके आते ही आंगन में गांव के लोग और घर के सदस्य इकट्ठा हो गए। हमेशा की तरह श्रीकंठ उनके साथ बैठकर देश काल, खेती किसानी, गांव के हालात और राजनीति की बातें करने लगे। ये बातचीत देर रात तक चलती रही। उधर आनंदी अपने कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी कि कब श्रीकंठ उससे मिलने आएंगे और वो मन का बोझ हल्का कर पाएगी। रात करीब 10 बजे जब पंचायत जैसी बैठक खत्म हुई, तब लाल बहादुर ने अवसर पाकर श्रीकंठ से कहा, भैया आप भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात करें, वरना किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। पास ही बैठे बेनी माधव सिंह ने बेटे की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। श्रीकंठ चौंक गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या है? लाल बहादुर ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, बस यूं ही उलझ पड़ी, मैके के सामने हमें कुछ समझती ही नहीं। ये सुनकर श्रीकंठ ने आगे कुछ नहीं कहा, पर मन में जिज्ञासा और थोड़ी बेचैनी पैदा हुई। खाना खाने के बाद वो सीधे आनंदी के कमरे में पहुंचे। आनंदी उन्हें देखकर जैसे अपनी पीड़ा रोक न पाई। उसने पूछा, सच तो सुना है ना? श्रीकंठ ने कहा, हाँ, लेकिन ये बताओ कि घर में इतना उपद्रव क्यों मचा हुआ है? ये सुनते ही आनंदी की आंखों में आक्रोश और दुख भर आया। उसने कहा, जिसने तुमसे आग लगाई है उसका मुंह झुलसा दूं, पर तुम पूरी बात सुनो। परसों तुम्हारे भाई ने मुझसे मांस बनाने को कहा। मैंने सारा घी मांस में डाल दिया। जब दाल में घी न पाया तो मेरे मायके को लेकर ताने मारने लगे। मैंने जवाब दिया तो गुस्से में खड़ाहूं फेंक दी। अगर ना रोकती तो सिर फट जाता। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, इस छोकरे का ये साहस! आनंदी भावुक होकर रो पड़ी, जिससे उनका क्रोध और बढ़ गया। उस रात श्रीकंठ करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि ये केवल पत्नी का अपमान नहीं, बल्कि उनका भी है। सुबह होते ही उन्होंने पिता बेनी माधव सिंह से कहा, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह नहीं होगा। बेनी माधव सिंह ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? श्रीकंठ ने दृढ़ स्वर में कहा, अब इस घर में अन्याय और हठ का राज है। मेरी पत्नी पर जूतों और खड़ाओं की बौछार होती है और मैं चुप रहूं? ये संभव नहीं। या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। पिता पुत्र के बीच का ये संवाद पूरे घर के लिए तनाव और अनिश्चितता का संकेत था। एक छोटी सी घटना भाइयों के रिश्ते को तोड़ने की धमकी बन चुकी थी। बेनी माधव सिंह ने बेटे के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने समझाया, बेटा, तुम बड़े हो, बुजुर्ग लोग मूर्ख की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो भी बच्चा है, उसकी गलती माफ कर दो। लेकिन श्रीकंठ का मन अब अडिग था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं ये अपमान सह नहीं सकता। या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। अगर आपको वो ज्यादा प्रिय है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना जीवन खुद चला लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कह दीजिए कि जहां चाहे चला जाए। इसी समय लाल बहादुर दरवाजे की चौखट पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें झुक गईं, दिल भारी हो गया। उसने बचपन से श्रीकंठ का आदर किया था, कभी उनके सामने चरपाई पर नहीं बैठा, न हुक्का पिया, न पान खाया। श्रीकंठ भी उसे भोटे भाई से ज्यादा एक मित्र और सखा मानते थे। जब इलाहाबाद से आते
तो उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ लाते। पिछले साल नागपंचमी पर जब उसने कुश्ती में बड़े पहलवान को पछाड़ा था, तो श्रीकंठ ने अखाड़े में जाकर गले लगाया था और इनाम में रुपए लुटाए थे। आज उसी भाई के मुंह से ये कठोर शब्द सुनकर लाल बहादुर का हृदय टूट गया। आंखें भर आईं और गला रूंध गया। वो सोच रहा था कि भैया आएंगे तो डांट कर समझा देंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इस हद तक नाराज होंगे। वो सीधा आनंदी के कमरे में पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, भाभी, भैया ने तय कर लिया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं चला जाता हूं। उनसे कहना मुझसे जो गलती हुई माफ कर दें। ये कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। तभी श्रीकंठ भी बाहर से आकर दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने लाल बहादुर को देखा, पर नजरें फेर लें और चुपचाप आगे बढ़ गए, जैसे उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हों। आनंदी, जिसने शिकायत की थी, अब ये सब देखकर भीतर से पिघलने लगी। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ अपनी पीड़ा जताई थी, पर ये नहीं चाहा था कि दोनों भाइयों के बीच दूरी आ जाए। उसके मन में डर भी था, अगर श्रीकंठ कहे कि इलाहाबाद चलो, तो वो कैसे जाएगी? क्या पीछे घर टूट जाएगा? बाहर लाल बहादुर की आवाज आई। वो कह रहा था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा और भाभी से विदा ले रहा था। आनंदी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये रिश्ता टूट जाएगा और घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये वो क्षण था जब स्थिति निर्णायक मोड़ पर थी। एक ओर भाई का अडिग अभिमान, दूसरी ओर छोटे भाई का पश्चाताप, और बीच में खड़ी आनंदी, जो तय करने वाली थी कि इस कहानी का अंत बिछुड़ाव में होगा या मिलन में। लाल बहादुर ने दरवाजे से हटते हुए धीमे स्वर में कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर वो बाहर जाने को मुड़ा। उसके स्वर में पीड़ा और ठान ली हुई जिद दोनों स्पष्ट झलक रहे थे। आनंदी का दिल इस क्षण पूरी तरह पिघल गया। वो तेजी से बाहर आई, उसके हाथ को थामते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? लाल बहादुर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लाल बहादुर बोला, मैं तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं हूं। आनंदी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कुछ क्षण लाल बहादुर रुक गया, फिर बोला, जब तक ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। पास ही खड़े श्रीकंठ, जो ये सब सुन रहे थे, का हृदय पिघल गया। उनका चेहरा कोमल हो आया। वो आगे बढ़े, छोटे भाई को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। लाल बहादुर सिसकते हुए बोला, भैया, आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके अलावा जो सजा दोगे मैं सह लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इतने में बेनी माधव सिंह भी बाहर से लौट आए। उन्होंने दोनों बेटों को गले मिलते देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष का मिश्रण था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जब ये खबर पहुंची तो जिसने भी सुना, उसने आनंदी की उदारता और समझदारी की तारीफ की। लोग आपस में कहने लगे, बड़े घर की बेटियां सचमुच ऐसी ही होती हैं। ये केवल एक पारिवारिक विवाद का अंत नहीं था, बल्कि ये साबित करता था कि धैर्य, क्षमा और प्रेम से सबसे कठिन परिस्थितियां भी सुधारी जा सकती हैं। उस दिन जो हुआ वो मेरी भूल थी। मैं तैश में आ गया था। आप सच में बड़े घर की बेटी हैं, जो इतने अपमान के बाद भी मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आनंदी ने हंसते हुए कहा, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। घर के लोग ही तो अपना सहारा होते हैं। और फिर मैंने जो किया वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इस घर के लिए किया। श्रीकंठ ने भी इस अवसर पर स्वीकार किया कि अगर वो अपने क्रोध को काबू में रखते तो बात इतनी ना बढ़ती। उन्होंने कहा कि कभी-कभी हम गुस्से में सोचते हैं कि अलग हो जाना ही समाधान है, लेकिन सच ये है कि एक बार रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ना मुश्किल होता है। आनंदी ने हमें ये सिखाया। इस सुलह के बाद घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। सुबह के समय श्रीकंठ खेत जाने से पहले लाल बहादुर के साथ चाय पीते और शाम को लौटकर आनंदी से दिन भर की बातें करते।
रसोई से फिर वही सुगंध आती और आंगन में फिर से पंछियों की चहचहाट जैसी चहल पहल महसूस होती। ये घटना भले ही मामूली लगती हो, लेकिन इसने घर के सभी लोगों को एक सबक दे दिया था कि सहनशीलता और क्षमा रिश्तों को बचाने के सबसे बड़े हथियार हैं, और ये भी कि एक समझदार स्त्री अपने विवेक और संतुलन से पूरे परिवार को जोड़े रख सकती है। कुछ ही दिनों में इस सुलह की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले चुपचाप तमाशा देख रहे थे, वे अब खुले तौर पर कहते कि आनंदी जैसी बहू हर घर की शान होती है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं घर घर जाकर ये मिसाल देती कि कैसे एक बहू ने अपनी समझदारी और धैर्य से टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया। कई तो ये भी कहती कि हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसी मिसाल नहीं देखी। बेनी माधव सिंह के दिल में आनंदी के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। वे अक्सर मिलने आने वाले मेहमानों से कहते, हमारे घर में एक नहीं 2 बेटे हैं, और दोनों का रिश्ता इसलिए अटूट है क्योंकि घर में आनंदी जैसी बहू है। बड़े घर की बेटियां अपने मायके की शान ही नहीं, ससुराल की भी इज्जत होती हैं। उनकी आंखों में ये कहते समय गर्व की चमक दिखाई देती। श्रीकंठ भी अब अपनी पत्नी को पहले से ज्यादा मान देते। वो समझ चुके थे कि घर की शांति बनाए रखने में स्त्री की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। लाल बहादुर के मन में भी भाभी के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया। अब वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता और कभी भी उलझने का मौका नहीं देता। एक दिन खेत में काम करते हुए लाल बहादुर ने अपने एक मित्र से कहा, अगर उस दिन भाभी ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद आज मैं इस घर का हिस्सा ना होता। मैंने उस समय गुस्से में जो कहा वो सिर्फ मूर्खता थी। आज सोचता हूँ कि रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती, लेकिन उन्हें बनाने में उम्र निकल जाती है। गांव के लोग अब बेनी माधव सिंह के घर को एक आदर्श के रूप में देखने लगे थे। शादी ब्याह में, चौपारों पर और महफिलों में ये बात छिड़ती कि कैसे बड़े घर की बेटी ने अपने विवेक से एक बड़ा संकट टाल दिया। युवा बहुएं आनंदी से सलाह लेने लगी कि पतिया परिवार में कलह हो तो क्या किया जाए। आनंदी हमेशा एक ही बात कहती, गुस्से को पी जाओ, वक्त पर माफ कर दो और अपने मन को बड़ा रखो। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया था कि घर का असली वैभव धन दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और आपसी भरोसे से होता है। बेनी माधव सिंह के घर में अब ये भरोसा और भी गहरा हो चुका था और इसका श्रेय सब आनंदी को देते थे। समय बीतता गया और बड़े घर की बेटी की ये मिसाल धीरे धीरे कहानी बनकर गांव के परंपरा में शामिल हो गई। जब भी गांव में किसी परिवार में कलह होती, लोग सलाह देते, आनंदी की तरह सोचो तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पुरुष भी इसे मानने लगे थे कि घर में शांति बनाए रखने के लिए सबको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। श्रीकंठ और लाल बहादुर के बीच अब पहले से भी गहरा अपनापन हो गया था। खेत खलियान, बाजार, यहाँ तक कि त्योहारों की तैयारी में भी दोनों साथ नजर आते। उनकी आपसी हंसी मजाक, छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद करना और समय आने पर एक दूसरे का सहारा बनना, सब इस बात का प्रमाण था कि उनका रिश्ता अब अटूट हो चुका था। आनंदी अपने जीवन में संतोष का अनुभव करने लगी। वो जानती थी कि उसने जो किया वो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए था। कभी कभी शाम को आंगन में बैठकर वो सोचती कि अगर उस दिन उसने चुप्पी साधी रहती या लाल बहादुर को जाने देती तो शायद आज ये घर बिखर चुका होता। बेनी माधव सिंह भी अब उम्र दराज हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये तसल्ली थी कि उनके बाद भी ये घर सुरक्षित रहेगा। वे अक्सर अपने बेटों को देखकर मन ही मन कहते, ये घर तब तक सुरक्षित है जब तक इसमें ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी निगाहें अक्सर आनंदी पर टिक जाती और उनके होठों पर वही पुराना वाक्य आ जाता, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। कहानी यहीं अपने चरम और संदेश पर पहुंचती है कि किसी भी घर की असली मजबूती उसके सदस्यों के बीच का आपसी विश्वास, त्याग और क्षमा में है। छोटे से विवाद को बड़े संकट में बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी धैर्य और समझदारी से काम ले तो टूटते हुए रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। आनंदी ने ये कर दिखाया और उसकी ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी के अंत में जब भाइयों के बीच की दीवार गिर जाती है और रिश्तों में फिर से वही अपनापन लौट आता है, तब महसूस होता है कि असली जीत किसकी हुई, ना अहंकार की, न गुस्से की, बल्कि धैर्य, क्षमा और समझदारी की।
आनंदी ने ये साबित कर दिया कि बड़े घर की बेटी होना सिर्फ मायके की शान नहीं, बल्कि ससुराल की मर्यादा और एकता की रक्षा करना भी है। जो विवाद एक खड़ाऊ और कुछ कटु शब्दों से शुरू हुआ था, वो बिछड़ाव में बदल सकता था, अगर आनंदी ने उस समय कदम ना बढ़ाया होता। उसने अपने दर्द को किनारे रखकर, अपने अहं को त्याग कर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे घर को टूटने से बचा लिया। यही वो क्षण है जो बड़े घर की बेटी को एक साधारण पारिवारिक कथा से उठाकर जीवन का सबक बना देता है। ये अंत आपको सिखाता है कि रिश्तों को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के गुस्से और अहंकार को हराना पड़ता है। धन, दौलत, वैभव और पद सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन रिश्तों का बंधन ही वो खजाना है जिसे एक बार खो देने पर वापस पाना कठिन है। जब बेनीमाधव सिंह गर्व से कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, तो ये सिर्फ आनंदी के लिए प्रशंसा नहीं, बल्कि एक पीढ़ी के लिए संदेश है कि बड़े घर की पहचान उसके लोग होते हैं और उन लोगों की पहचान उनके रिश्ते। इस तरह कहानी आपके मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है, जो आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करेगी, अगर मैं वहाँ होता तो क्या मैं भी आनंदी जैसा साहस दिखा पाता।